नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं उन लोगों के नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने अपना प्यार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। उनके नाम है संदीप संधू इटली के रोम सिटी से, मिस्टर जीपी के छत्तीसगढ़ से, रावजी छत्तीसगढ़ से, रेहान मुंबई से, तमल देवनाथ कोलकाता से, लक्ष्मी प्रिया ओडिशा से, राजू अंसारी बरवाडीह से, अदील अहमद कराची से, आर के साठे रामनगर जम्मू कश्मीर से, छिंदर सिंह पेंसिल्वेनिया अमेरिका से, राम भारत बहराइच उत्तर प्रदेश से, संगीता जोशी जूनागढ़ गुजरात से, कालिया दास ओडिशा से, आमिर खान जयपुर से, पिंटू कुशवाहा दिल्ली से, पूनम देवी सोनीपत से, वर्षा गज्जर राजकोट गुजरात से, मरजान खान बांग्लादेश से, अनिश कुरैशी सऊदी अरबिया से, संगीता पावरिया रोहतक हरियाणा से, राजू सेठी बरहामपुर ओडिशा से, दिजेन त्रिपुरा से, राजेश हरियाणा से, विक्रम सिंह मधुरा उत्तर प्रदेश से, कुलदीप खाटी हिस्सर हरियाणा से, संजय कुमार दिल्ली से, देवाव्रत दास ओडिशा से, आकाशदीप, विक्रम सिंह बोरा, अजाज हसन, जसविन कौर, राजेश सेठ, संदीप सोनी, कुलदीप कश्यप, ज्योति चौहान, अजय ताज, अनिल कुमार, महक सलमानी, कार्तिक खरे, कलीमुद्दीन जी, साजिद अंसारी, गुड्डू कुमार, मनीष जैन, मुकेश कश्यप और मोहम्मद अब्बास। इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी फिर से सोमेंद्र सुबोध के सुझाव पर बनाई गई है। शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोमेंद्र है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मुझे एक बुजुर्ग अंकल ने सुनाई थी जब मैं कोलकाता के स्टेशन पर बैठा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस दिन शाम के 5 बजे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मैं अपने बैग के साथ एक बेंच पर बैठा था। ट्रेन को आने में अभी 2 घंटे की देरी थी। गर्मी और भीड़ से परेशान होकर मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर निकलकर चाय पी लूं। तभी मेरी नजर पास की बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी। उनकी उम्र शायद 70 के आसपास रही होगी। सफेद धोती कुर्ता, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर गहरी लकीरें, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनकही कहानी उनके भीतर दबी हो। मैं उठकर चाय लेने चला गया। जब लौटा तो देखा कि वो बुजुर्ग मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं थोड़ा झिझका, फिर मुस्कुराकर उनके पास गया और बोला, चाचा जी, चाय पिएगे? उन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं तो बस यहां बैठा किसी का इंतजार कर रहा हूं। मैं बैठ गया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अचानक कहा, तुम कहां जा रहे हो? घर जा रहा हूं चाचा जी, दुर्गापुर में रहता हूं, मैंने जवाब दिया। अच्छा, पश्चिम बंगाल के हो तुम भी? उन्होंने कहा और फिर एक गहरी सांस ली। तो फिर तुम्हें शायद एक पुरानी बात बताऊं, एक ऐसी कहानी जो मुझे बरसों पहले एक लेखक ने सुनाई थी। वो लेखक आज इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी कहानी मेरे साथ है और उस कहानी का एक किरदार शायद अभी भी कहीं जिंदा है। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने चाय का कप एक तरफ रखा और पूरा ध्यान उनकी तरफ किया। उन्होंने बोलना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं कोलकाता में एक छोटे से प्रकाशन में काम करता था। मेरा काम था नए लेखकों की कहानियां पढ़ना और उन्हें छापने लायक बनाना। उन्हीं दिनों एक लेखक आया था मेरे पास। नाम था उसका अरिंदम चटर्जी। शांत स्वभाव का आदमी था। हमेशा अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता। उसकी कहानियां अच्छी होती थीं, पर उसमें कुछ खास बात नहीं थी, जब तक कि एक दिन वो मेरे पास एक अलग तरह की कहानी लेकर आया। उसने कहा, रमेश बाबू, ये कहानी मैंने नहीं लिखी, ये कहानी मुझसे लिखवाई गई है। मैंने हंसकर कहा, क्या मतलब, कौन लिखवाता है? तो उसने बस इतना कहा, पढ़ लीजिए, फिर समझ जाएंगे। मैंने वो कहानी पढ़ी और पढ़ते पढ़ते मेरी रूह कांप गई। वो कहानी किसी काल्पनिक किरदार की नहीं थी, वो एक असली घटना थी। एक पुरानी हवेली, एक विधवा औरत और एक लेखक की मौत। सबसे डरावनी बात यह थी कि कहानी में लेखक का नाम अरिंदम चटर्जी था, यानी उसने अपनी ही मौत की कहानी लिख दी थी। बुजुर्ग ने एक पल रुककर मेरी तरफ देखा।
मेरे हाथ में चाय का कप ठंडा हो चुका था, पर मैं हिल नहीं सका। उन्होंने आगे कहा। मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या है, तो उसने बताया कि वो रोज सुबह अपने कस्बे में टहलने जाता था। एक दिन उसने एक पुरानी हवेली देखी और उस हवेली में उसे एक औरत मिली, सफेद साड़ी में, बहुत सुंदर, पर आंखों में एक अजीब सी उदासी। अरिंदम को याद है वो सुबह। धुंध इतनी घनी थी कि 5 कदम आगे देखना मुश्किल था। वो अपने रोज के रास्ते पर चल रहा था। उसके कस्बे में एक पुराना इलाका था जहां बहुत कम लोग रहते थे। ज्यादातर घर खाली थे और जो लोग थे भी वो बूढ़े बुजुर्ग थे। उस इलाके में एक हवेली थी, बहुत पुरानी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत के कुछ हिस्से टूट चुके थे और आंगन में जंगली घास उगाई थी। अरिंदम रोज उस हवेली के सामने से गुजरता था, पर कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते थे कि वो हवेली शापित है। कोई कहता कि वहां भूत रहता है, कोई कहता कि रात को वहां से चीखें आती हैं। पर उस दिन कुछ अलग था। हवेली के अंदर से एक आवाज आई, पायल की झंकार, बहुत हल्की पर साफ। अरिंदम रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर से वही आवाज, इस बार और साफ, जैसे कोई औरत धीरे धीरे चल रही हो। अरिंदम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई भिखारी या कोई बेघर इंसान वहां छुपा हो। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से अंधेरा झांक रहा था, पर बीच में कहीं से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दिया जला हो। कौन है अंदर? अरिंदम ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक मीठी पर अजीब तरह से ठंडी आवाज आई, अंदर आइए। आप रोज यहां से गुजरते हैं, पर आज पहली बार रुके हैं। क्यों? अरिंदम के पैर जम गए। उसने अंदर झांका। धुंधली रोशनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक तरह की करुणा थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। मैं बस टहल रहा था, अरिंदम ने हकलाते हुए कहा। तो अंदर आ जाइए, बहुत दिनों बाद कोई मेरे पास आया है, औरत ने कहा। अरिंदम को अंदर जाने की इच्छा नहीं थी, पर न जाने कैसे उसके पैर खुद ब खुद अंदर बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही वो अंदर आया, दरवाजे के पीछे की हवा बदल गई, जैसे किसी ने पूरी हवेली को एक और ही दुनिया में बदल दिया हो। अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, जबकि बाहर से देखने पर वो हवेली बर्बाद लग रही थी। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। एक बड़े झूमर की छाया छत पर नाच रही थी और बीच आंगन में एक पुराना झूला रखा था, जो हल्की हल्की हवा से हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर झूला झूला हो। बैठिए, औरत ने कहा और एक पुरानी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अरिंदम बैठ गया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो डरे या न डरे। औरत सामने खड़ी थी, बस चुपचाप उसे देख रही थी। आप यहां अकेली रहती हैं? अरिंदम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत मुस्कुराई, एक बेहद सुंदर पर अजीब तरह से ठंडी मुस्कान। हां, बहुत साल हो गए यहां रहते हुए। इस हवेली में मेरी शादी हुई थी, बहुत धूमधाम से। पूरे कस्बे के लोग आए थे। मेरे पति एक जमींदार थे, अच्छे इंसान थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आवाज में दर्द था, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रही हो। शादी के 3 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई, अचानक। किसी को कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा, पर घर के लोगों ने कहा कि मैं मनहूस हूं, मेरी वजह से उनकी मौत हुई। अरिंदम सुनता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत इतनी गहरी बातें उससे क्यों शेयर कर रही है। फिर क्या हुआ? अरिंदम ने पूछा। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर एक रात घर के लोगों ने मेरे कमरे में तेल डालकर आग लगा दी। उन्होंने कहा कि विधवा को सती होना चाहिए। मैंने चिल्लाकर मदद मांगी, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, या शायद सुनना नहीं चाहा।
मैं जलती रही और जलती रही जब तक मेरी सांसें खत्म नहीं हो गईं। अरिंदम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि औरत के चेहरे पर अब धुआं सा उठने लगा है। उसकी साड़ी के किनारे जलने लगे और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। आप कौन हैं? अरिंदम ने कांपते हुए पूछा। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ की त्वचा अब काली पड़ने लगी थी, जैसे जली हुई हो। मैं इस हवेली की बहू हूं और मैं अभी भी यहां हूं क्योंकि मेरी कहानी अधूरी है। अरिंदम को लगा जैसे पूरा कमरा घूम रहा है। उसने कुर्सी का हत्था कसकर पकड़ लिया। उस औरत का चेहरा अब साफ नहीं दिख रहा था। धुएं की एक परत उसके चेहरे पर थी और उसकी आंखों से लगातार खून के आंसू बह रहे थे। फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो अरिंदम की रूह तक को हिला गई। आप भूत हैं? अरिंदम की आवाज बमुश्किल निकली। औरत ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। भूत, आत्मा या फिर एक अधूरी कहानी, जो भी नाम देना चाहें दे दीजिए, पर मैं यहां हूं और जब तक मेरी कहानी पूरी नहीं होगी तब तक रहूंगी। अरिंदम ने उठकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो हिल नहीं सके। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो अब बंद था और दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, जबकि अभी कुछ देर पहले वो खुला था। भागने की कोशिश मत कीजिए, औरत ने कहा। अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। अरिंदम की सांसें तेज हो गई थीं। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछा। मुझे जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कसम से। औरत ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक अरिंदम के सामने एक दृश्य उभरने लगा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। हवेली का आंगन, जहां शादी की तैयारियां हो रही थीं, लाल और पीले फूलों से सजावट, बैंड बाजे की आवाजें, और बीच में वही औरत लाल साड़ी में सिर झुकाए बैठी थी। उसके चारों तरफ लोग खड़े थे। सब हंस रहे थे, गा रहे थे। देखिए, औरत ने कहा, वो मेरी शादी का दिन था, सबसे खुशी का दिन। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी अब बदल जाएगी। एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति और एक सम्मानजनक जिंदगी। पर यह सब सिर्फ 3 महीने चला। दृश्य बदल गया। अब एक कमरा दिख रहा था। वही औरत अब सफेद साड़ी में फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके सामने एक शव पड़ा था, सफेद कफन में लिपटा, और चारों तरफ लोग खड़े थे। पर उनकी नजरें उस औरत पर थीं, नफरत भरी नजरें। देखा? औरत की आवाज में अब गुस्सा था। जिन लोगों ने मेरी शादी में नाचा था, वही लोग अब मुझे मनहूस कह रहे थे। कोई कहता मैंने जादू टोना किया, कोई कहता मैं चुड़ैल हूं। किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है कि मैंने अपना पति खो दिया है। अरिंदम चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। न जाने क्यों उसे उस औरत पर तरस आने लगा। भले ही वो एक भूत थी, पर उसकी कहानी सच में दर्दनाक थी। दृश्य फिर बदला। अब रात का समय था। वही कमरा जहां औरत सो रही थी। तभी कुछ लोग चुपके से अंदर आए। उनके हाथों में तेल की बोतलें थीं। उन्होंने बिना आवाज किए पूरे कमरे में तेल छिड़क दिया और फिर एक माचिस जलाई। नहीं! अरिंदम चिल्लाया। पर यह तो सिर्फ एक दृश्य था। वो कुछ नहीं कर सकता था। आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। औरत चीखती रही। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। उसने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, पर वो भी बंद थी। वो जमीन पर गिर गई और आग उसके कपड़ों को, उसके बालों को, उसकी त्वचा को जलाती चली गई। उसकी चीखें दीवारों से टकराती रहीं, पर किसी ने मदद नहीं की। दृश्य खत्म हो गया। अरिंदम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। ये बहुत गलत था, बहुत जुल्म था। औरत ने एक लंबी सांस ली। हां, और इसीलिए मैं यहां हूं। मैं यहां से तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरी कहानी दुनिया के सामने नहीं आती। मुझे इंसाफ चाहिए, सच चाहिए। अरिंदम ने अपना सिर उठाया। उसने औरत की तरफ देखा। अब उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया था। वही सुंदर चेहरा, वही करुणा भरी आंखें। आप मुझसे क्या चाहती हैं?
अरिंदम ने पूछा। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप एक लेखक हैं, है ना? मैं रोज आपको यहां से गुजरते हुए देखती थी। आपकी डायरी में मैंने झांका है। आपकी कहानियां अच्छी हैं, पर उनमें सच्चाई नहीं है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी देना चाहती हूं। कौन सी कहानी? अरिंदम ने पूछा, हालांकि उसे अंदाजा हो गया था। मेरी कहानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत और मेरी तड़प। आप इसे लिखिए। दुनिया को बताइए कि क्या हुआ था इस हवेली में। बताइए कि कैसे एक मासूम औरत को जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसे मनहूस समझा गया। अरिंदम ने सोचा। उसे लगा कि शायद ये उस औरत की आत्मा को शांति मिलने का एक जरिया हो। अगर वो इसकी कहानी लिख दे तो शायद ये आत्मा मुक्त हो जाए। ठीक है, अरिंदम ने कहा, मैं आपकी कहानी लिखूंगा, पर आप मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं घर जाकर लिखूंगा। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वादा करिए कि आप मेरी कहानी लिखेंगे और उसे छपवाएंगे भी। अरिंदम ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ उस औरत के हाथ को छुआ, उसे लगा जैसे बर्फ को छू लिया हो। इतना ठंडा हाथ उसने कभी नहीं छुआ था। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई। वादा, अरिंदम ने कहा। औरत मुस्कुराई और अचानक सब कुछ गायब हो गया। अंधेरा छा गया। अरिंदम ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो हवेली के बाहर खड़ा था। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो हवेली अब फिर से वैसी ही दिख रही थी, टूटी फूटी, बर्बाद और डरावनी। अरिंदम ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली का दरवाजा बंद था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी डायरी वहां थी और पेन भी। पर एक अजीब बात थी। डायरी के पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था। वो उसकी लिखावट नहीं थी। बहुत सुंदर, सधी हुई लिखावट थी। उसने पढ़ा, मेरा नाम कमला देवी है। मैं इस हवेली की बहू थी और मेरी कहानी अब आपकी जिम्मेदारी है। अरिंदम के हाथ कांप गए। उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, बस वो और वो खामोश हवेली। बुजुर्ग ने अपनी बात रोकी और मेरी तरफ देखा। मैं पूरी तरह से उस कहानी में खो चुका था। मेरे हाथ में चाय का कप ठंडा हो चुका था, पर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। फिर क्या हुआ चाचा जी? मैंने पूछा। फिर अरिंदम घर लौटा। उसने सोचा कि शायद यह सब एक सपना था, पर उसकी डायरी में वो लिखावट उसे याद दिला रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो सच था। उसने तय किया कि वो उस औरत की कहानी लिखेगा। वो उसे अपने प्रकाशक के पास ले जाएगा। और आप वही प्रकाशक थे? मैंने पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। हां, मैं ही था। अरिंदम जब मेरे पास आया तो वो बहुत परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक जिम्मेदारी का बोझ भी। उसने मुझे वो कहानी दी और मैंने जब उसे पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक गवाही थी, एक सच्चाई जो बरसों से दफन थी। मैंने गहरी सांस ली। और उस कहानी का क्या हुआ? बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो कहानी छपी, पर उसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और खड़े हो गए। बेटा, मेरी ट्रेन आ गई है, अब मुझे चलना होगा। पर अगर तुम इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हो तो कभी कोलकाता आना। मैं रोज शाम को इसी प्लेटफॉर्म पर बैठता हूं। बाकी कहानी मैं तुम्हें तब सुनाऊंगा। मैं भी खड़ा हो गया। पर चाचा जी, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि अरिंदम का क्या हुआ? बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। अरिंदम अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहानी लिखने के 3 दिन बाद मर गया। कैसे? मैंने चौंक कर पूछा। वो तुम्हें अगली बार बताऊंगा। अभी बस इतना जान लो कि जब तुम किसी भूत की कहानी लिखते हो तो वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन जाता है, और कभी कभी तुम उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हो। यह कहकर बुजुर्ग चले गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में उनकी आखिरी बात गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो सुन रहा हूं वो सच है या सिर्फ एक कहानी। पर एक बात तय थी, मैं अब उस बुजुर्ग से फिर मिलना चाहता था। उस कहानी का अंत जानना चाहता था, और शायद
मुझे उस हवेली को भी देखना था। उस रात मैं अपने होटल के कमरे में सो नहीं पाया। बुजुर्ग की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। अरिंदम की मौत, कमला देवी की आत्मा और वो हवेली, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मुझे शक होने लगा कि कहीं यह सब सच तो नहीं। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं उस कस्बे में जाऊंगा जहां यह घटना हुई थी। बुजुर्ग ने मुझे कस्बे का नाम तो नहीं बताया था, पर उन्होंने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में था। मैंने होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या वो किसी ऐसे कस्बे के बारे में जानता है जहां कोई पुरानी शापित हवेली हो। उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला, साहब, एक जगह है, नाम है रानीगंज के पास एक छोटा सा गांव मल्लिकपुर। वहां एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में लोग बहुत सी कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं वहां एक औरत को जिंदा जलाया गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मल्लिकपुर? वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? लोकल ट्रेन से जा सकते हैं, 2 घंटे का सफर है। मैंने तुरंत अपना बैग पैक किया और स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं। शायद सिर्फ एक पुरानी इमारत, या शायद कुछ और। दोपहर के करीब 1 बजे मैं मल्लिकपुर पहुंचा। छोटा सा गांव था। ज्यादातर घर मिट्टी और ईंटों के बने थे। सड़कें संकरी थीं और हर तरफ हरियाली थी। मैंने एक चाय की दुकान पर रुककर चाय ली और दुकानदार से उस हवेली के बारे में पूछा। दुकानदार की उम्र शायद 50 के आसपास थी। जैसे ही मैंने हवेली का जिक्र किया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। आप उस हवेली के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसने सवाल किया। मैं एक लेखक हूं, मैं पुरानी कहानियों पर लिखता हूं, मैंने झूठ बोला। दुकानदार ने गहरी सांस ली। साहब, उस जगह पर मत जाइए, वो शापित है। कमला देवी की आत्मा अब भी वहां भटकती है। जो भी उस हवेली में जाता है वो या तो पागल होकर लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। क्या आप अरिंदम चटर्जी को जानते थे? मैंने पूछा। दुकानदार का चेहरा और भी गंभीर हो गया। अरिंदम बाबू? हां, जानता था। बहुत अच्छे इंसान थे। रोज सुबह टहलने निकलते थे। एक दिन वो उस हवेली में चले गए और फिर 3 दिन बाद उनकी लाश मिली, अपने ही घर में, खुली आंखों से, जैसे किसी ने उन्हें डराकर मार डाला हो। मेरा गला सूख गया। क्या उनकी मौत का कारण पता चला? पुलिस ने कहा दिल का दौरा, पर गांव के लोग जानते हैं सच। उन्होंने कमला देवी से वादा किया था और उस वादे की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कौन सा वादा? मैंने पूछा। दुकानदार ने धीरे से कहा, उस हवेली में जो भी जाता है, कमला देवी उससे अपनी कहानी लिखने का वादा कराती है, पर वो कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि जो लेखक उसकी कहानी लिखता है वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और फिर मौत। मैंने चाय का आखिरी घूंट पिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी जो मुझे वहां जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वो हवेली कहां है? मैंने पूछा। दुकानदार ने हाथ से इशारा किया। उस रास्ते पर जाइए, आधा किलोमीटर आगे बाईं तरफ। पर साहब, मेरी मानिए, वहां मत जाइए, खासकर शाम के वक्त नहीं। मैंने उसे धन्यवाद दिया और उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता संकरा था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो एक दूसरे से झुककर एक छत सी बना रहे थे। धूप बमुश्किल से अंदर आ रही थी। हवा में एक अजीब सी सीलन थी। थोड़ी देर बाद मुझे वो हवेली दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बुजुर्ग ने बताई थी। टूटी दीवारें, जंगली घास और एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर समय रुक गया हो। मैं धीरे धीरे हवेली के पास गया। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। अंदर से अंधेरा झांक रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर झांका। कोई है? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। बस मेरी अपनी आवाज की गूंज दीवारों से टकराकर वापस आई। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक अजीब सी महक आई, जली हुई चीजों की महक। पर यह महक ताजी नहीं थी, यह पुरानी थी, जैसे बरसों पहले कुछ जला हो और उसकी महक अभी तक बाकी हो। अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा बुजुर्ग ने बताया था। टूटे फर्नीचर, पुरानी तस्वीरें और बीच आंगन में एक झूला। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की पर साफ। मैं रुक गया। मैंने चारों तरफ देखा।
कोई नहीं था। फिर से वही आवाज, इस बार और करीब से। कौन है? मैंने फिर से पुकारा। तभी एक आवाज आई, मीठी पर ठंडी। आप यहां क्यों आए हैं? मैं मुड़ा। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। वही कमला देवी। मेरे पैर जम गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। आप कौन हैं? मैंने कांपते हुए पूछा, हालांकि मुझे जवाब पता था। मैं कमला देवी हूं, इस हवेली की बहू, और आप एक लेखक हैं, है ना? मुझे पता है, आप मेरी कहानी लिखने आए हैं। नहीं, मैं बस यहां देखने आया था, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। झूठ मत बोलिए, मैं जानती हूं आप क्यों आए हैं। अरिंदम बाबू ने मेरी कहानी शुरू की थी, पर वो पूरी नहीं कर पाए। अब आप उसे पूरा करेंगे। मैं नहीं लिखूंगा, मैंने कहा और पीछे हटने लगा। कमला देवी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर धुआं उठने लगा और उसकी आवाज अब मीठी नहीं रही, वो डरावनी हो गई। तुम लिखोगे, तुम्हें लिखना होगा, मेरी कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए। मैं भागने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, पर वो खुला नहीं। मैं फंस गया था। कमला देवी मेरे सामने आ गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल जला हुआ दिख रहा था। त्वचा काली और फटी हुई, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसकी साड़ी से धुआं निकल रहा था। देखो मुझे, यह है मेरा असली रूप। यही हाल किया था उन लोगों ने मेरा, और तुम मेरी कहानी नहीं लिखोगे? मैं दीवार से सट गया। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मुझे लगा अब मेरी जान जाने वाली है। तभी उसने अपना जला हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। छू लो, महसूस करो कि कैसा लगता है जब तुम्हें जिंदा जलाया जाए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसने मुझे छुआ नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो वो फिर से वैसी ही दिख रही थी, सामान्य, सुंदर, पर उसकी आंखों में अब आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, पर मुझे बहुत दुख होता है। हर रोज, हर पल मैं यहां फंसी हूं, और जब तक मेरी कहानी पूरी नहीं होगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मैंने गहरी सांस ली। मेरे अंदर डर के साथ साथ उसके लिए करुणा भी थी। अगर मैं आपकी कहानी लिखूं तो क्या आप मुक्त हो जाएगी? उसने सिर हिलाया। हां, पर क्या? मैंने पूछा। पर जो इसे लिखेगा उसे एक कीमत चुकानी होगी। कौन सी कीमत? कमला देवी ने मेरी तरफ देखा। अपनी जान, जैसे अरिंदम बाबू ने चुकाई। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मतलब, अगर मैं आपकी कहानी लिखूं तो मैं मर जाऊंगा? उसने धीरे से कहा। हां, क्योंकि जब तुम मेरी कहानी लिखोगे तो तुम मेरे दर्द को महसूस करोगे, मेरी पीड़ा को जियोगे, और जब कहानी पूरी होगी तो तुम्हारी आत्मा थक जाएगी, और फिर मौत। मैं सन्न रह गया। तो इसका कोई रास्ता नहीं है? नहीं, मुझे माफ करो, पर यह श्राप है। मेरे साथ जो हुआ उसका श्राप। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। अब वो खुला हुआ था। मैं भाग सकता था, पर मेरे पैर नहीं हिले। मैं वहीं खड़ा रहा, कमला देवी को देखता रहा। जाओ, उसने कहा, भाग जाओ यहां से और कभी वापस मत आना। मैं भागकर बाहर निकल आया, तेजी से, बिना पीछे मुड़े। जब मैं हवेली से काफी दूर आ गया, तब जाकर मैंने पीछे देखा। हवेली वैसी ही खड़ी थी, खामोश और डरावनी, पर अब मुझे पता था कि उसके अंदर क्या है। मैं गांव लौट आया। मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसी चाय की दुकान पर रुककर पानी पिया। दुकानदार ने मुझे देखा ना, मैंने कहा था मत जाइए, आप बच गए, ये आपकी किस्मत है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। मेरे दिमाग में कमला देवी की आखिरी बात गूंज रही थी, कभी वापस मत आना। पर मैं जानता था कि मैं वापस जाऊंगा,
क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये एक सच था और मुझे उस सच को दुनिया के सामने लाना था, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। उस रात मैं अपने घर लौट आया। दुर्गापुर में मेरा एक छोटा सा फ्लैट था जहां मैं अकेला रहता था। रात के 10 बज चुके थे। मैंने खाना नहीं खाया, मेरा दिल नहीं कर रहा था। बस एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, कमला देवी की वो आखिरी बातें, वो श्राप और अरिंदम की मौत। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया, पर नींद आई नहीं। बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आ रहा था, वो जला हुआ चेहरा, वो खून के आंसू। मैंने कई बार करवट बदली, पर नींद कोसों दूर थी। आखिरकार मैंने उठकर अपनी डायरी और पेन उठाया। मैंने सोचा कि क्यों ना जो कुछ भी आज हुआ उसे लिख लूं, शायद लिखने से मन हल्का हो जाए। मैंने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। आज मैं एक ऐसी जगह गया जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैंने एक ऐसी आत्मा से बात की जो बरसों से पीड़ा में फंसी है, और अब मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं लिखता चला गया, पूरी घटना, हर छोटी बड़ी बात, कमला देवी से मिलना, उसकी कहानी, उसका असली रूप, सब कुछ। जब मैंने लिखना बंद किया तो रात के 2 बज चुके थे। मेरा हाथ दर्द कर रहा था, पर मन में एक अजीब सा सुकून था। मैंने डायरी बंद की और उसे टेबल पर रख दिया, फिर लाइट बंद करके लेट गया। इस बार नींद आ गई, पर वो नींद अच्छी नहीं थी। मुझे एक सपना आया, या शायद वो सपना नहीं था। मैंने देखा कि मैं उसी हवेली में हूं, पर इस बार वो टूटी फूटी नहीं थी, वो बिल्कुल नई और सुंदर थी। दीवारों पर ताजा रंग था, झूमर चमक रहे थे, आंगन में फूल खिले हुए थे और बीच में वो झूला था जिस पर कोई बैठा था। मैं करीब गया, वो कमला देवी थी, पर इस बार वो सफेद साड़ी में नहीं थी, वो लाल साड़ी में थी, दुल्हन की तरह सजी हुई। उसके माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। आप फिर आ गए, उसने कहा। ये सपना है? मैंने पूछा। हां और नहीं भी, ये मेरी यादों का हिस्सा है। जब मैं खुश थी, जब मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। मैं उसके पास गया और बैठ गया। आपको क्या चाहिए मुझसे? उसने मेरी तरफ देखा। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी कहानी लिखो, पूरी कहानी, न सिर्फ मेरी मौत बल्कि मेरी जिंदगी भी। मैं कौन थी, मेरे सपने क्या थे, मैंने क्या खोया, सब कुछ। पर अगर मैं लिखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैंने कहा। उसने अपना सिर झुका लिया। हां, और मुझे इसका बहुत दुख है, पर यह श्राप है, मैं इसे बदल नहीं सकती। जब मैं मरी थी तब मेरी आत्मा ने एक शपथ ली थी कि जब तक मेरी कहानी दुनिया के सामने नहीं आएगी मैं शांत नहीं होंगी, और जो भी मेरी कहानी लिखेगा वो मेरे दर्द को इतनी गहराई से महसूस करेगा कि। उसकी आवाज टूट गई, वो रोने लगी। उसके आंसू लाल नहीं थे, वो साफ थे, जैसे किसी इंसान के। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, पर मैं भी मुक्त होना चाहती हूं। मैं थक गई हूं इस दर्द से, हर रोज वही पल जीना, वही आग, वही चीखें। मैं बस शांति चाहती हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इस बार वो ठंडा नहीं था, वो गर्म था, जैसे किसी जिंदा इंसान का। मैं लिखूंगा, मैंने कहा, मैं आपकी कहानी लिखूंगा, पूरी कहानी। उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। सच में? हां, पर एक शर्त है। क्या? आप मुझे वो सारी बातें बताइए जो आप चाहती हैं कि मैं लिखूं, आपकी जिंदगी, आपके सपने, सब कुछ, ताकि मैं एक सच्ची कहानी लिख सकूं। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने मुझे अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे वो एक गरीब परिवार से थी, कैसे उसके पिता एक छोटे से दुकान में काम करते थे, कैसे उसकी मां घर का सारा काम करती थी, पर फिर भी वो खुश थी। उसकी मां उसे रोज रात को कहानियां सुनाती थी, राजा रानी की कहानियां। मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन रानी बनूंगी, कमला देवी ने कहा, पर मैं नहीं जानती थी कि रानी बनने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर उसने अपनी शादी के बारे में बताया, कैसे उसके पिता ने बहुत मुश्किल से उसकी शादी
एक जमींदार के घर में तय की। कैसे पूरे गांव में धूमधाम से शादी हुई, कैसे उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पति अच्छे थे, वो मुझसे प्यार करते थे। हमने साथ में बहुत सारे सपने देखे, बच्चे, एक खुशहाल परिवार, सब कुछ। पर वो सब सिर्फ 3 महीने चला। फिर उसने उस रात के बारे में बताया जब उसके पति की अचानक मौत हो गई। कैसे उसकी सास ने उसे मनहूस कहा, कैसे घर के दूसरे लोगों ने उसे चुड़ैल समझा, कैसे किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर वो रात आई, उसकी आवाज कांप गई। जब उन्होंने मुझे मारने का फैसला किया, उन्होंने कहा कि विधवा को अपने पति के साथ जल जाना चाहिए। पर मैं नहीं जलना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी, मेरे अपने सपने थे, पर किसी ने नहीं सुना। फिर उसने मुझे उस आग के बारे में बताया, हर छोटी बड़ी बात। कैसे उसने दरवाजे को पीटा, कैसे उसने चिल्लाकर मदद मांगी, कैसे उसे लगा कि शायद कोई आएगा, पर कोई नहीं आया। और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। जब मैं मरी तो मुझे लगा कि अब शांति मिलेगी, पर नहीं मिली। मेरी आत्मा यहीं फंस गई, इस हवेली में। और तब से मैं यहां हूं। बरसों हो गए, पर मुझे कोई शांति नहीं मिली। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मेरे दिमाग में पूरी कहानी साफ होती चली गई। मैं जानता था कि मुझे क्या लिखना है। तभी वो सपना टूट गया। मेरी आंख खुली, सुबह के 6 बज रहे थे। मैं पसीने से तरबतर था, पर मेरे दिमाग में सब कुछ साफ था। मैं तुरंत उठा और अपनी डायरी उठाई, फिर लिखना शुरू किया। मैंने कमला देवी की पूरी कहानी लिखनी शुरू की। उसका बचपन, उसकी शादी, उसका दर्द, उसकी मौत, सब कुछ। मैं घंटों लिखता रहा। मेरा हाथ थक रहा था, पर मैं रुका नहीं। दोपहर के 1 बजे मैंने लिखना बंद किया। मैंने जो लिखा था उसे पढ़ा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक इंसान की जिंदगी थी। एक ऐसी जिंदगी जो बेवजह खत्म कर दी गई। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी आखिरी हिस्सा बाकी था। वो हिस्सा जो बताएगा कि कमला देवी को आखिरकार शांति मिली या नहीं। मैंने सोचा कि क्या करूं। अगर मैं कहानी पूरी करूंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, पर अगर नहीं करूंगा तो कमला देवी की आत्मा हमेशा के लिए फंसी रहेगी। मैंने अपने फोन पर वो बुजुर्ग का नंबर खोजा। मुझे उनसे बात करनी थी। मुझे जानना था कि अरिंदम के साथ आखिर में क्या हुआ था। मैंने उन्हें फोन लगाया। 5-6 घंटे के बाद उन्होंने फोन उठाया। हेलो चाचा जी, मैं सोमेंद्र बोल रहा हूं। हम स्टेशन पर मिले थे। हां याद है, क्या बात है बेटा? मैं उस हवेली में गया था। मैंने कमला देवी को देखा है। फोन की दूसरी तरफ से एक लंबी चुप्पी आई। फिर बुजुर्ग ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम भी उसी श्राप में फंस गए हो। मुझे पता है, पर मुझे जानना है कि अरिंदम के साथ आखिर में क्या हुआ था। उन्होंने कहानी पूरी की थी? हां, उन्होंने पूरी की थी। और उसके 3 दिन बाद वो मर गए। मैंने उनकी लाश देखी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी बड़े काम को पूरा करके चले गए हों। और वो कहानी, उसका क्या हुआ? वो छपी, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। कमला देवी की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि लोगों ने सच को सच नहीं माना। मेरा दिल बैठ गया। मतलब अरिंदम बेकार में मर गए? नहीं बेटा, बेकार नहीं। उन्होंने कोशिश की, पर शायद उनकी कहानी काफी नहीं थी। शायद किसी और को इसे लिखना होगा, किसी ऐसे इंसान को जो इस कहानी को इतनी मजबूती से लिखे कि लोग माने। मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा। मैंने आधी कहानी लिख ली है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तो फिर तुम भी जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम तैयार हो? मैंने अपनी डायरी की तरफ देखा। उस पर कमला देवी की कहानी लिखी थी, अधूरी कहानी। मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं ये कहानी पूरी नहीं करूंगा तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। तो फिर पूरी करो, पर एक बात याद रखना। क्या? जब तुम कहानी का आखिरी शब्द लिखोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। अरिंदम के पास 3 दिन थे, शायद तुम्हारे पास भी उतना ही होगा। उस वक्त में तुम ये कहानी किसी को दे दो, किसी ऐसे को जो इसे दुनिया तक पहुंचा सके। मैं समझ गया। भगवान तुम्हारे साथ हो बेटा।
तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। फोन कट गया। मैं वहीं बैठा रहा। मेरे हाथ में पेन था और सामने डायरी खुली थी। मुझे फैसला करना था, क्या मैं कहानी पूरी करूं या नहीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शाम होने वाली थी। आसमान में हल्की लालिमा थी। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मैं जानता था कि मेरी जिंदगी अब सामान्य नहीं रहेगी। मैंने पेन उठाया और फिर लिखना शुरू किया। आखिरी हिस्सा, वो हिस्सा जो कमला देवी की कहानी को पूरा करेगा। मैं नहीं जानता था कि इसके बाद क्या होगा, पर मैं जानता था कि मुझे यह करना होगा। कमला देवी के लिए, अरिंदम के लिए और शायद अपने लिए भी। 3 दिन बीत गए। मैंने कमला देवी की पूरी कहानी लिख दी थी। हर छोटी बड़ी बात, हर दर्द, हर आंसू, सब कुछ। जब मैंने आखिरी शब्द लिखा तो मेरा हाथ थरथरा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैंने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी जी ली हो। पहले दिन मैं ठीक था। थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, पर कुछ खास नहीं। मैंने सोचा शायद बुजुर्ग गलत थे, शायद मुझे कुछ नहीं होगा। पर दूसरे दिन से अजीब चीजें होने लगी। मुझे बुखार आने लगा, तेज बुखार। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। मैंने दवाई खाई, पर कोई असर नहीं हुआ। रात को सोते वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोली तो कमला देवी को देखा। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर एक उदास मुस्कान। तुमने मेरी कहानी लिख दी, उसने कहा। हां, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज बहुत कमजोर हो गई थी। मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं चाहती थी कि यह हो, पर श्राप को रोका नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैंने कहा। मैं अपनी मर्जी से यह कर रहा हूं। बस एक बात बताओ, क्या तुम्हें शांति मिलेगी? उसने सिर हिलाया। तब मिलेगी जब दुनिया मेरी कहानी को सच मानेगी, जब लोग जानेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा। मैंने अपने एक दोस्त को यह कहानी देने का सोचा है। वो एक पत्रकार है, वो इसे छपवा देगा। कमला देवी ने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार उसका हाथ गर्म था। तुम एक अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हें शांति दे। फिर वो गायब हो गई। मैं फिर से अकेला रह गया। तीसरे दिन मेरी हालत और बिगड़ गई। मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मैंने अपने दोस्त रोहित को फोन लगाया। वो एक लोकल अखबार में काम करता था। रोहित, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। क्या हुआ सोमेंद्र? तुम्हारी आवाज बहुत कमजोर लग रही है। बस आ जाओ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है। 1 घंटे बाद रोहित मेरे घर पहुंचा। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सोमेंद्र, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। नहीं, मैंने कहा। अस्पताल से कुछ नहीं होगा। मेरी बीमारी किसी डॉक्टर के बस की नहीं है, पर तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। मैंने उसे अपनी डायरी दी। इसमें एक कहानी लिखी है, एक सच्ची कहानी। मैं चाहता हूं कि तुम इसे छपवाओ, अपने अखबार में या कहीं भी। बस इसे दुनिया तक पहुंचा दो। रोहित ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका चेहरा गंभीर होता गया। ये सच है? उसने पूछा। हर शब्द। पर लोग इसे कैसे मानेंगे? वो कहेंगे ये सिर्फ एक कहानी है। तो उन्हें सच दिखा दो। उस हवेली में ले जाओ, पुराने रिकॉर्ड खोजो। कमला देवी एक असली इंसान थी। उसकी शादी हुई थी और उसे जला दिया गया था। यह सब कहीं ना कहीं दर्ज होगा। रोहित ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें सच में कुछ हो गया है ना? तुम मरने वाले हो। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हां, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने एक अच्छा काम किया है। अब बस तुम्हारी बारी है। इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोशिश करूंगा। बस कोशिश नहीं, करना। वादा करो। वादा। रोहित चला गया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे पता था कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मेरी सांसें भारी हो रही थीं, आंखें बंद हो रही थीं। रात के 10 बजे मुझे फिर से कमला देवी दिखी। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और शख्स था, अरिंदम चटर्जी।
वही लेखक जिसने पहले कमला देवी की कहानी लिखने की कोशिश की थी। तुम भी आ गए, अरिंदम ने कहा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। हां, मैंने कहा, तुमने अच्छा काम किया। शायद तुम्हारी कहानी काम कर जाए। शायद, मैंने कहा। कमला देवी मेरे पास आई और मेरे माथे पर हाथ रखा। धन्यवाद, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बस एक सवाल, मैंने कहा। अगर रोहित कहानी छपवा दे और लोग मान लें तो तुम्हें शांति मिल जाएगी? हां, तब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा सकूंगी। और तुम भी? मैं भी? हां, तुम्हारी आत्मा अभी मेरे साथ बंधी है। जब मुझे शांति मिलेगी तो तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी आगे बढ़ सकोगे। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे मेरा शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा हो। मुझे डर लग रहा है, मैंने कहा। मत डरो, कमला देवी ने कहा। मौत से डरने की जरूरत नहीं। तुमने एक अच्छा काम किया है। तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। मैंने आखिरी बार सांस ली और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन सुबह मेरा पड़ोसी मेरे फ्लैट में आया। उसे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तो उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर आया। मेरी लाश बिस्तर पर पड़ी थी, खुली आंखों से, पर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे मैं किसी गहरी नींद में सो रहा हूं। पुलिस आई। डॉक्टर ने जांच की। उसने कहा, दिल का दौरा पड़ा। पर कोई नहीं समझ पाया कि एक 20 साल के लड़के को दिल का दौरा कैसे पड़ गया। रोहित को जब मेरी मौत की खबर मिली तो वो टूट गया, पर उसने अपना वादा याद रखा। उसने मेरी डायरी को संभाल कर रखा और उस कहानी पर काम करना शुरू किया। उसने मल्लिकपुर जाकर पुराने रिकॉर्ड खोजे और सच में उसे कमला देवी के बारे में जानकारी मिली। उसकी शादी, उसके पति की मौत और फिर उसकी खुद की मौत, सब कुछ दर्ज था, पर तब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। रोहित ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की। उसने मेरी कहानी, अरिंदम की कहानी और कमला देवी की असली कहानी सब कुछ एक साथ लिखा और फिर उसे एक बड़े अखबार में छपवाया। कहानी छपते ही हंगामा मच गया। लोगों ने पहली बार जाना कि मल्लिकपुर की उस हवेली में क्या हुआ था, कैसे एक मासूम औरत को बेवजह जला दिया गया था, कैसे समाज ने एक विधवा के साथ अन्याय किया था। कुछ लोगों ने उस हवेली में जाकर देखा। उन्होंने कमला देवी की तस्वीर खोजी और सबने माना कि यह कहानी सच है। धीरे धीरे उस हवेली के आसपास का माहौल बदलने लगा। लोगों ने वहां एक छोटा सा स्मारक बनाया, कमला देवी की याद में। उन्होंने एक पत्थर पर उसका नाम और उसकी कहानी लिख दी, ताकि कोई भूले नहीं कि क्या हुआ था। और फिर एक दिन रोहित उस हवेली में गया। वो कमला देवी से माफी मांगने और उसे बताने कि उसकी कहानी अब दुनिया जानती है। जब वो हवेली के अंदर गया तो उसे एक अजीब शांति महसूस हुई, जैसे वहां का माहौल बदल गया हो। वो आंगन में खड़ा हो गया और तभी उसने देखा एक धुंधली परछाई, सफेद साड़ी में एक औरत, कमला देवी। पर इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, एक शांत मुस्कान थी। उसने रोहित की तरफ देखा और धीरे से सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रही हो। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई, हमेशा के लिए। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। कमला देवी को आखिरकार शांति मिल गई थी। और शायद मुझे भी। आज भी अगर तुम मल्लिकपुर जाओ तो उस पुरानी हवेली को देख सकते हो। अब वो उतनी डरावनी नहीं लगती। लोग वहां जाते हैं, कमला देवी के स्मारक पर फूल चढ़ाते हैं और उसकी कहानी को याद करते हैं। पर कभी कभी शाम के वक्त अगर तुम ध्यान से सुनो तो पायल की हल्की झंकार सुनाई देती है। और अगर तुम बहुत भाग्यशाली हो तो शायद तुम्हें एक सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई दिखाई दे। पर अब वो डरावनी नहीं है, वो बस घूम रही है अपने घर में शांति से, क्योंकि अब उसकी कहानी अधूरी नहीं है। अब दुनिया जानती है और ये ही वो चाहती थी। मेरे नाम का वो स्मारक तो नहीं है और न ही अरिंदम का, पर हम दोनों ने एक अच्छा काम किया और शायद यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। यह कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम याद रखो कि कभी कभी सच को सामने लाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, पर वो कीमत चुकाने लायक होती है, क्योंकि सच को हमेशा जीतना चाहिए। और हां,
अगर कभी तुम्हें कोई ऐसी आत्मा मिले जो अपनी कहानी सुनाना चाहती हो तो सुन लेना, शायद तुम उसे शांति दिला सको। पर हां, पहले सोच लेना कि तुम कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदगी बदल देती हैं या खत्म कर देती हैं।